अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम शेड्यूलर को देखेंगे। पीपीएससी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की हुई थी। उसमें हमने प्रोसेसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो प्रोसेसेस में एक अहम टॉपिक आता है शेड्यूलर का, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस जो हैं मुख्तलिफ शेड्यूलिंग क्यूब में माइग्रेट होते हैं। जितनी भी लाइफ होती है प्रोसेस की, वो अपनी लाइफ में मुख्तलिफ शेड्यूलिंग क्यूज़ के ज़रिए क्यूज़ में रिप्लेस होता रहता है, माइग्रेट होता रहता है। अब वो किस तरह से होता है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेड्यूलर को इस्तेमाल करता है कोई भी शेड्यूलिंग पर्पज़ के लिए या किसी भी क्यू के अंदर प्रोसेसेस को रखने के लिए। अब ये तमाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपका मतलब शेड्यूलिंग जो हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है क्यूज़ में, तो इनके लिए शेड्यूलर को इस्तेमाल किया जाता है। अब शेड्यूलर की अगर हम बात करें तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मुख्तलिफ नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन हम कॉमन नाम जो इनके इस्तेमाल होते हैं वही देखेंगे। तो सबसे पहले है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जितनी भी हैं ये हमेशा बैच सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, और जहाँ पे आपकी हैवी क्यूज़ हों, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा तादाद में प्रोसेसेस हों, उन सब प्रोसेसेस को एक ही वक्त में सबमिट करना हो और उन सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना हो, तो इनके लिए हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर जितने भी हैं ये प्रोसेसेस को सिलेक्ट करते हैं पूल में से और उनको लोड करते हैं मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। इन्हें हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर का नाम देते हैं। दूसरी बात कर दूसरा शेड्यूलर देखते हैं, वो है शॉर्ट टर्म या सीपीयू। ये जो है सीपीयू शेड्यूलर वो होते हैं जो आपकी क्यू में से जो ऑलरेडी रेडी होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उनमें से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करें। हमने कल डिस्कस किया था कि एक रेडी क्यू बनती है, जिसके बाद रेडी क्यू के बाद प्रोसेसर उसी रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो रेडी क्यू के अंदर, रेडी क्यू में जब आपके प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, वहाँ से जब सीपीयू कोई सेलेक्ट करेगा प्रोसेस, तो इस शेड्यूलिंग मेथड को, इस शेड्यूलर को हम नाम देते हैं सीपीयू शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब ये कि शॉर्ट टर्म से मुराद ये होगा कि रेडी क्यू में पहले ही से मौजूद थे, रेडी पहले ही थे एग्जीक्यूट होने के लिए। अब सीपीयू ने जस्ट उनमें से कुछ प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया जो रेडी थे और उनको सीपीयू एलोकेट कर दिया। इसे नाम दिया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनके हवाले से कि इनमें क्या डिस्टिंक्शन क्या है, क्या फ़र्क है। तो आप लोग देखें कि जॉब पूल था, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने वहाँ से प्रोसेस को सिलेक्ट किया और रेडी क्यू में लेके आया। आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये कि जॉब पूल है, या इसे कह सकते हैं बैच सिस्टम है, ग्रुप है प्रोसेस का। यहाँ से लॉन्ग टर्म ने सिलेक्ट किया और ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आया इसे रेडी क्यू के अंदर। अब ये रेडी क्यू में आ गया। जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो रेडी क्यू में पड़े होते हैं उनमें से सिलेक्ट करता है, उनको जस्ट सीपीयू में ले जाता है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम डबल हो गया। बैच सिस्टम से आई वो फाइल रेडी क्यू में, फिर रेडी क्यू से गई सीपीयू में। जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने जस्ट ये किया कि रेडी क्यू से सिलेक्ट करके सीपीयू में चला गया। उसके बाद वेट क्यू का आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जब कोई इनपुट आउटपुट हो रही होती है, जब कोई और फंक्शन परफॉर्म होता है उसी प्रोसेस के अगेंस्ट, तब वो जो है वो दोबारा वेट क्यू में चला जाता है और वेट क्यू से दोबारा वो रेडी क्यू की तरफ जाता है। तो इस तरह से इसमें अब आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो पहले अपने प्रोसेसेस को रेडी क्यू में भेजता है, रेडी क्यू से फिर वो सीपीयू की तरफ जाते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो हैं वो सिर्फ रेडी क्यू में से चंद प्रोसेसेस को सिलेक्ट करते हैं और सीपीयू उनको एलोकेट कर देता है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फ़र्क है। लॉन्ग टर्म मोस्टली, जैसे मैंने पहले बताया था, ये मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जब बहुत ज़्यादा हों, जब आपके पास बैच सिस्टम हो, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपका अगर आपने एफिशिएंट शेड्यूलिंग सिस्टम करनी है तो इन दोनों का मिक्स कर दिया जाता है। मतलब सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, मतलब जो दोनों के साथ अटैच हों, इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, जिसे हम मिडिल लेवल शेड्यूलर का भी नाम देते हैं। अब हम उसको पढ़ेंगे कि वो मिडिल लेवल क्या है। तो वो इन दोनों का मिक्सचर है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मिक्सचर है, या इन दोनों कहते हैं कि मिडिल है इन दोनों के दरमियान। और ये ज़्यादातर सीपीयू बाउंड प्रोसेस के लिए और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसे मीडियम टर्म भी कहते हैं, मिडिल टर्म भी इसका नाम दिया जाता है। तो इसका टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर ये इंट्रोड्यूस होता है। इसका जो नाम है वो यहाँ पे हमने मीडियम टर्म शेड्यूलर का नाम इसको दिया हुआ है। अब इसने क्या करना है, रेडी क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस आपके पास पड़े हुए थे उनको सीपीयू के पास भेज देगा एग्जीक्यूट होने के लिए। अब ये वो प्रोसेस हैं जो उसने आपका जो जॉब पोल था, जो आपका ग्रुप था या रेडी क्यू के अंदर जो ग्रुप था उसमें से स्वैप इन या स्वैप आउट किए। हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म जॉब पोल के जरिए करता है, तो जॉब पोल से भी मीडियम टर्म स्वैप इन करता है या स्वैप आउट करता है प्रोसेस को। इसी तरह से रेडी क्यू वाला जो था शॉर्ट टर्म जिसे हम नाम दे रहे थे उसमें से भी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। मतलब दोनों में से ये जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं जिसमें टाइम लिमिट होती है उन प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू को दे देता है। इसे हम नाम देते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर का। अच्छा, इसका एक जो मेन एडवांटेज है वो ये होता है कि ये प्रोसेस को जो है रिमूव करता है मेमोरी में से। इससे ये होता है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है डिग्री है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। उसके बाद स्वैपिंग क्या है, स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप मेन मेमोरी से ये बैकिंग स्टोर तक, ये हमने पहले पढ़ा था, मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर तक प्रोसेस को स्वैप इन या स्वैप आउट करते हैं, मतलब उसके अंदर मूव करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। इसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का। और जो प्रोसेस स्वैप आउट होता है उसी को दोबारा बाद में स्वैप इन कर दिया जाता है मीडियम टर्म शेड्यूलर के ज़रिए। जो भी आपका प्रोसेस पड़ा हुआ था मेन मेमोरी में या बैकिंग स्टोर में, तो इनके दरमियान जो स्वैपिंग हो रही थी इस सारी स्वैपिंग को कंट्रोल करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। और इसमें जो आपका प्रोसेस स्वैप आउट होता है उसको दोबारा स्वैप इन करता है और रेडी क्यू में लेके आता है ताकि उसको सीपीयू अलॉट किया जा सके। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था। अब इनके डिफ्रेंशिएट एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहते हैं, मीडियम टर्म को प्रोसेस स्वैपिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर का नाम दे देते हैं। स्पीड लॉन्ग टर्म क्योंकि इसमें ज़्यादा होते हैं प्रोसेस इसलिए स्पीड इसकी लेस होती है। मीडियम टर्म की स्पीड जो है इन बिटवीन होती है, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग के दरमियान में। और शॉर्ट टर्म जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड में फास्ट होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म उसको कंट्रोल करता है, इसी तरह से मीडियम टर्म रिड्यूस करता है, जबकि शॉर्ट टर्म में बहुत लेस कंट्रोल है मल्टी प्रोग्रामिंग पे। टाइम शेयरिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म में कोई टाइम शेयरिंग नहीं हो रही थी, मीडियम टर्म में टाइम शेयरिंग हो रही होती है, जबकि शॉर्ट टर्म में बहुत कम हद तक जो है टाइम शेयरिंग होती है। प्रोसेस की बात करें तो लॉन्ग टर्म पोल में से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। इसके बाद मीडियम टर्म जो है वो आपकी जो मेन मेमोरी और बैकिंग स्टोर था जिसमें प्रोसेस स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे थे वहाँ से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म जो है ये जो है आपका रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस पड़े हुए हैं उनको सिलेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटेक्स्ट स्विच का। कंटेक्स्ट स्विच का सिंपल अल्फाज में अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो जब सीपीयू किसी भी प्रोसेस की स्टेट को सेव करता है या फिर उसको रिस्टोर करता है, किसी भी प्रोसेस की स्टेट को सेव करेगा या फिर डिफरेंट प्रोसेस की स्टेट को रिस्टोर करता है, तो इस अमल को हम नाम देते हैं कंटेक्स्ट स्विच का। जैसे हमने अभी स्वैप इन और स्वैप आउट की बात की थी कि सीपीयू जो है मेन मेमोरी में से जो है प्रोसेस को स्वैप इन कर रहा होता है या स्वैप आउट कर रहा होता है। तो स्वैप इन है उसमें स्टेट आपकी सेव हो रही होती है करंट प्रोसेस की, और जो स्वैप आउट है उसमें या स्वैप आउट से दोबारा स्वैप इन करता है तो उसमें स्टेट रिस्टोर होती है डिफरेंट प्रोसेस की। इस अमल को हम नाम देते हैं कंटेक्स्ट स्विच का। अब इसमें होता क्या है कि जब सीपीयू कोई भी प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, सीपीयू के अंदर कोई भी प्रोसेस रन हो रहा होता है तो कोई इंटरप्ट कर हो जाती है। अब सीपीयू क्या करता है, उसी प्रोसेस की जैसी इंटरप्ट आती है उसकी स्टेट को सेव कर लेता है और जो नेक्स्ट क्यू के अंदर प्रोसेस होता है उसको रिस्टोर कर लेता है। तो ये जो पहले उसने सेव किया और नेक्स्ट प्रोसेस की स्टेट को रिस्टोर किया, इस अमल को हम नाम देते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग का। और ये सारा अमल जो है ये पीसीबी हमने कल पढ़ा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके ज़रिए अंजाम तक होता है, अंजाम को पहुंचता है। उसके बाद कंटेक्स्ट स्विच टाइम जो है ये इसे प्योर ओवरहेड का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इस हालत में सीपीयू ने उस टाइम स्टेट सेव की थी जब उसे कोई इंटरप्ट आई थी। तो इसका मतलब है
कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगी, जब भी कोई काम आपका सही तरह से नहीं हो रहा होगा, तब ये कंटेक्स्ट स्विचिंग की जाएगी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये ओवरहेड है, मतलब इस एक किस्म का यूँ समझ लें कि बोझ है सीपीयू के ऊपर, जिसके ज़रिए वो स्टेट सेव करता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की स्टेट को जो है वो रिस्टोर करता है। और ये टोटल जो है कंटेक्स्ट स्विच डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर। इसे टोटल जो है हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होती है स्टेट को सेव या स्टेट को डिफरेंट स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। अब प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा था जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है, डिलीट होता है, प्रोसेस के दरमियान इंटर कम्युनिकेशन होती है, सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है, रिजम्पशन होती है, रिज्यूम जैसे हमने रिस्टोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये सारे ऑपरेशंस थे प्रोसेस के ऊपर। अब इनको देख लेते हैं। प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन क्या होती है? आपने देखा कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट में आता है तो प्रोसेस मुख्तलिफ नए प्रोसेस को क्रिएट करता है। इस अमल को, ये जो क्रिएटिंग प्रोसेस आ रहा है जिसमें न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं या नए प्रोसेस बन रहे हैं, ये प्रोसेस क्रिएशन कहलाता है। जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे यूनिक्स है, लिनक्स और विंडोज़ है, इसमें जो भी न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है उसको एक यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर, प्रोसेस आईडी दे दी जाती है, और वो मोस्टली एक नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, जिसके ज़रिए उसकी पहचान की जाती है। जबकि यूनिक्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस शेड्यूलर है उसमें जो आपका वो पीआईडी जो बन रही थी वो 0 से स्टार्ट होती है और आगे 1 2 3 इस तरह से वो लॉन्च करता जाता है। ये आपका जैसे टिपिकल प्रोसेस एक दिया हुआ है, ये उसका एक पूरा प्रोसेस है किसके ज़रिए वो अपना जो है प्रोसेस क्रिएट करता है और उनकी नंबरिंग करता है। अब इसके बाद पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस। अब इसी में अगर हम देखें तो इसमें एक पेरेंट प्रोसेस है PID 1 के नाम से, बाकी सारे उसके चाइल्ड प्रोसेस हैं। तो पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड के लिए क्या करता है, कि किस तरह से परफॉर्म करता है पेरेंट प्रोसेस। तो आप याद रखें कि सबसे पहले पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को उनका वेट करेगा कि कब तक वो टर्मिनेट होता है, मतलब कब तक उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। जब तक उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक वो कोई भी वर्क नहीं करता। इसी तरह से कुछ जैसे यूनिक्स जो है वो ये आपको भी फैसिलिटी देता है कि जो पेरेंट और चाइल्ड हैं दोनों को एक ही वक्त में प्रोसेसिंग पे लगा देता है, बगैर कोई वेट किए वो प्रोसेसिंग पे स्टार्ट कर देता है। तो यूनिक के अंदर ये फीचर होता है कि चाइल्ड और पेरेंट को एक ही वक्त के अंदर एग्जीक्यूशन पे लगा दे, एक ही वक्त में एग्जीक्यूशन उनकी स्टार्ट करा दे। उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं एड्रेस स्पेस की। जो पॉसिबिलिटीज हैं एड्रेस स्पेस के हवाले से, चाइल्ड जो है एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है पेरेंट का, मतलब वो सेम प्रोग्राम को शेयर कर रहे होते हैं, सेम डाटा सेगमेंट को शेयर कर रहे होते हैं, उनका एक ही PCB का होता है और इसमें प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर और PID होते हैं। तो ये सारा बिहेवियर जो है ये यूनिक्स के अंदर होता है। ये एड्रेस स्पेस के हवाले से जो चाइल्ड और पेरेंट का बता रहे हैं। इसी तरह से अगर हम विंडो के हवाले से बात करें, जैसे इसमें हमने बात किया था एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है पेरेंट का चाइल्ड। अब विंडो के हवाले से बात करें तो उसमें एक न्यू प्रोसेस ही जनरेट होता है, न्यू कोड बनता है, न्यू डाटा सेगमेंट बनता है, हर एक न्यू एड्रेस स्पेस दिया जाता है चाइल्ड को। तो ये विंडोज़ के अंदर ये आपकी जो है पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद प्रोसेस टर्मिनेशन की बात करें, जब प्रोसेस आपको कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको एग्जिट कमांड के ज़रिए उसका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये आपका जितने भी आपके बफर्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट बफर्स हैं, या आपके फिजिकल या वर्चुअल मेमोरी होती है, ये इस प्रोसेस टर्मिनेशन को कंट्रोल कर रही होती है। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन के टर्मिनेट होने का, ये चिल्ड्रन के एग्जिट होने का वेट करता है। तो इसमें यही कुछ बताया गया कि जब जो है टर्मिनेशन होती है तो पेरेंट वेट करता है पहले चाइल्ड के प्रोसेस को कंप्लीट होने में, या चाइल्ड को जो प्रोसेस असाइन किए गए थे उनके कंप्लीट होने में, ताकि वो ज़्यादा अरसे के लिए दोबारा से रिक्वायर ना करें, दोबारा से मेमोरी को रिक्वायर ना करें, उनका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया हुआ है। उसके बाद ये हमने कल भी बात की थी, जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उसे जो जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं, जो जो उसे मेमोरी मिली हुई है वो सारी फ्रीड अप हो जाएगी, सारा जो फाइल्स हैं वो फ्लश कर दी जाएंगी और क्लोज कर दिया जाएगा।
इसी तरह से जो प्रोसेस आपने चाइल्ड को दिए थे तो उसके सारा टर्मिनेशन स्टेटस और एग्जीक्यूशन टाइम सारा कुछ रिटर्न कर दिया जाता है पेरेंट को। उसके बाद वो जो चाइल्ड है वो ऑर्फन बन जाता है, वो न्यू एक बन जाता है प्रोसेस के तौर पे, वापस मेमोरी के अंदर आ जाता है। इसी तरह से जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है लेकिन उसमें उसका जो पेरेंट है अभी तक उसने वेट की कॉल नहीं दी होती तो इस प्रोसेस का नाम देते हैं ज़ोंबी प्रोसेस का। और ये बहुत अहम MCQ भी है कि ज़ोंबी प्रोसेस कौन सा होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस तो टर्मिनेट हो जाए लेकिन पेरेंट ने अभी तक वेट की कॉल ना दी हुई हो, इसे हम नाम देते हैं ज़ोंबी प्रोसेस का। इसी तरह से ऑर्फन प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें पेरेंट ने अभी तक वेट की कॉल नहीं दी होती लेकिन वो टर्मिनेट हो चुका होता है और चाइल्ड प्रोसेस को लीव कर जाता है। इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं ऑर्फन प्रोसेस या ऑर्फन चाइल्ड का भी नाम दिया जाता है, जिसमें पेरेंट ना तो वेट करे और ख़ुद ब खुद टर्मिनेट करके चला जाए, चाइल्ड को पीछे छोड़ जाए। इसे हम नाम देते हैं ऑर्फन या ऑर्फन प्रोसेस का। और ये सारे जो प्रोसेस कलेक्ट हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं और ऑर्फन प्रोसेस बन रहे हैं, इनको प्रोसेस टेबल एंट्री के ज़रिए इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इनका ID नंबर के ज़रिए इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होते रहते हैं और ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस या कोऑपरेटिंग प्रोसेस के तौर पर हो सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट कौन सा प्रोसेस होता है, जो किसी और पर इफ़ेक्ट ना करे, जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता रहे, जिससे किसी और के साथ कोई इफ़ेक्ट ना हो, किसी और प्रोसेस पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसे हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस का। और प्रोसेस जो कोऑपरेटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें दूसरे प्रोसेस के साथ कोऑपरेट किया जाए या किसी दूसरे प्रोसेस के वेट के एंड होने का, टर्मिनेट होने का वेट किया जाए या किसी दूसरे प्रोसेस के साथ अपना डाटा शेयर किया जाए, इसे हम नाम देते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस का। उसके बाद मुख्तलिफ रीज़न है प्रोसेस कोऑपरेशन की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं वो अपनी सेम फाइल को ही एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो है वो वेट करते हैं दूसरे प्रोसेस का या पाइपलाइन में आ जाते हैं उन्हीं प्रोसेस के साथ जो पहले पाइपलाइन में मौजूद होते हैं। इसे हम नाम देते हैं आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस, जिसमें इंफॉर्मेशन सेम फाइल जो है वो शेयर की जा रही होती है बाकी प्रोसेस के साथ। कंप्यूटेशन स्पीड अब इसमें जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कोऑपरेट कर रहा होगा, उसके साथ फाइल शेयर कर रहा होगा और सब टास्क जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इससे आपकी जो स्पीड है कंप्यूट करने की वो बढ़ जाएगी। मोडालिटी की अगर हम बात करें, मोडालिटी में यही होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको कोऑपरेटिंग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कोऑपरेटिंग मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है, ये मोडालिटी कहलाती है। कन्वीनियंस की बात कर लें, इसमें अगर हम बात करें कन्वीनियंस में यही होता है कि जो सिंगल यूज़र है आपका वो मल्टीटास्किंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे एडिटिंग कर रहा होता है, कंपाइलिंग कर रहा होता है, प्रिंटिंग कर रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है एक ही विंडो के ऊपर, एक ही विंडो पे, या जैसे हम एक ही ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और 4-4 5-5 टैब हमने ओपन किए होते हैं, तो ये कन्वीनियंस में आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था, जो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसके साथ आएंगे, वो होगा हमारा शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे। ये आप लोगों को मैं स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूँगा।